हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को जय हिंद। टारगेट विद नित्यम के इस चैनल पर आप सभी को दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज़ दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। हम उन प्रश्नों से आगे बढ़ने से पहले हम कुछ मोटिवेशनल लाइनें से शुरुआत करना चाहेंगे कि न मेहनत में कमी करूँगा ना हालातों पर रोऊंगा। क्या कि न मेहनत में कमी करूँगा और ना हालातों पर रोऊंगा। देर से ही सही लेकिन अपने मंजिल को एक न एक दिन ज़रूर पाऊँगा। टाइम लगेगा कहीं ना कहीं किसी चीज़ को, जब आप लर्निंग पीरियड में होते हैं तो उसे टाइम लगता है। जब आप हार्ड वर्क के साथ साथ उसे सीखने का भी प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक दिन आपकी मंजिल आपको मिल ही जाएगी। और कहीं ना कहीं सही कहा गया है कि मंजिल को उसकी औकात दिखाना ही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो उस दिन सफलता आपको निश्चित मिलने लगेगी जब दिन आप ये दिमाग में सोच लिए कि मंजिल को उसी को औकात दिखानी है। ठीक है, तो चलिए समय की बर्बादी नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब हमको बता दें कि ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला होता है। ऐसे भी हम बता भी देते हैं। अब लिखने से होता है कि एक मेंटिलिटी बन जाता है कि ना ये परीक्षा के लिए उपयोगी होने वाला है। आप जैसे भी समझे, लेकिन ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर कोई भी परीक्षा जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्यों होगा महत्वपूर्ण? रीजन है कि जो भी सवाल कराए जाते हैं वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहते हैं और जो भी PYQs में जो ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं उन ऑप्शंस का भी यहाँ पे तमाम डिस्कशन किया जाता है, जिससे आपके सवाल, आपके पेपर में जो भी सवाल बनता है वो एक भी सवाल आपसे छूट ना पाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, बोलता है कि बीटन कप किस खेल से संबंधित है। ये हमारा एसएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का सवाल है, वहीं से हम इसे सेलेक्ट किए हैं। तो आप लोग का अगर प्रश्नों का उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा, अन्यथा यहाँ पे जो भी प्रश्न है उसका फुल डिस्कशन कराया जाएगा। तो आपको बता दें कि जो बीटन कप है ये हॉकी से संबंधित कप है। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है ये कप है, बीटन कप। अब बीटन कप इस बार पूछ चुका है तो अगला बार थोड़ी है कि आपसे बीटन कप से ही पूछेगा। अब हॉकी से संबंधित जो भी अन्य कप बनता है वो आपसे पूछ देगा। सबसे महत्वपूर्ण आप याद रखिए, पहला ये इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि ये रेलवे और एसएससी के प्रीवियस ईयर से उठा है, बॉम्बे गोल्ड कप। तो जो बॉम्बे गोल्ड कप है ये भी हॉकी से ही संबंधित है। उसके बाद की बात करें तो एक सेकेंड, इसका हम लेयर थोड़ा बढ़ा देते हैं। उसके बाद आगा खान कप, ये VVI सवाल है और ये हॉकी से भी पूछता है। तो ये भी किससे संबंधित है? तो ये भी हमारा हॉकी से ही संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी, देखिए एक पूछता है नेहरू कप और एक पूछता है नेहरू ट्रॉफी। तो नेहरू ट्रॉफी जो है ये हॉकी से ही संबंधित है। उसके बाद मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, ये भी हमारा हॉकी से ही संबंधित है। आपको बता दें कि जो मेजर ध्यानचंद का जन्म है वो 29 अगस्त 2005 को 29 अगस्त 1905 को हुआ था। 29 अगस्त 1905 को हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? एक सेकेंड, क्या मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है किन्हें? मेजर ध्यानचंद को ही। एक सेकेंड, यहाँ पे स्लिप कर रहा। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था, इसीलिए इनके जन्म दिवस उपलक्ष्य को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और ध्यानचंद ट्रॉफी हो या फिर नेहरू ट्रॉफी हो या फिर आगा खान कप हो या फिर बॉम्बे गोल्ड कप हो या फिर बीटन कप हो, ये जितने भी संबंधित कप हैं ये सभी कप कहीं ना कहीं हॉकी से संबंध अपना रखते हैं। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट कप है ये सभी हॉकी से संबंधित कप हैं। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप से सवाल बनता है, जैसे मैं यहाँ पे देख लीजिए। पहला संतोष ट्रॉफी, ये किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रतो कप ये भी हमारा फुटबॉल से संबंधित है। और विठल ट्रॉफी ये भी हमारा फुटबॉल से ही संबंधित है। फुटबॉल में टोटल कितने प्लेयर होते हैं? तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इन तमाम बातों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। संतोष ट्रॉफी, सुभद्रो कप और विटल कप ये फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद फिर बाकर कप पूछेगा। बाकर हो गया, डनिहल हो गया, सर्किट हो गया, राइडर हो गया। ये जितने भी कप हैं ये सभी गोल्फ से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। बाकर कप, डनिहल कप, सर्किट कप और राइडर कप, ये 4 कप आप याद रख लीजिए गोल्फ से, जो कि VVI है, यहां से लगातार सवाल बनता है। फिर फेडरेशन कप और नेहरू कप। देखिए एक नेहरू ट्रॉफी है जो हॉकी से संबंधित है। ये जो यहाँ पे जो आपको नेहरू ट्रॉफी नजर आ रहा है, ये नेहरू ट्रॉफी कहीं ना कहीं हॉकी से संबंधित है। और यहाँ पे जो नेहरू कप है ये और फेडरेशन कप, ये 2 कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि फेडरेशन कप और नेहरू कप किस खेल से संबंधित है। बाकी बाकर, डनिहल, सर्किट, राइडर गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। तो इतने प्लेयर और कुछ कप से संबंधित सवाल बनता है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि किस स्रोत से मस्तिष्क की ऊर्जा प्राप्त किया जाता है? एक सेकंड, कि किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आपको बता दें कि वो स्रोत है ग्लूकोज। वो स्रोत क्या है? वो स्रोत है ग्लूकोज। ग्लूकोज से ही मस्तिष्क हो या शरीर हो या फिर कोशिका हो, सभी को जो ऊर्जा मिलती है वो ग्लूकोज से ही मिलती है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6 है। और ग्लूकोज एक तरह का क्या है? तो ग्लूकोज एक प्रकार का शकरा ही है। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? शकरा ही है, ठीक है। तो मस्तिष्क को जो ऊर्जा मिलती है वो ग्लूकोज से ही मिलती है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। और जो दिमाग में जो ग्लूकोज होता है उसे गैलेक्टोज कहते हैं। जो दिमाग में जो है उसे गैलेक्टोज कहते हैं, गैलेक्टोज। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रेन शुगर कौन सा है? तो ब्रेन शुगर गैलेक्टोज है। ब्रेन शुगर गैलेक्टोज है। और टेबल शुगर कौन होता है? तो टेबल शुगर सुक्रोज होता है। टेबल शुगर सुक्रोज होता है, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। साथ में ग्लूकोज एक प्रकार का शकरा है और यह शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं को क्या करता है? ऊर्जा देता है। साथ में दिमाग में ही हमारा एक ग्रंथि पाया जाता है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। जिसका क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि। और ये पीयूष ग्रंथि जो है ये मटर के दाने का आकार, यानी मटर के दाने का आकार का होता है। और ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि के जस्ट नीचे मौजूद होता है। किस ग्रंथि के नीचे? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के नीचे मौजूद होता है पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि माना जाता है इसे जो है TSH हार्मोन, ACTH हार्मोन जैसे वृद्धि हार्मोन जो होते हैं, जो कहीं ना कहीं हाइट को वृद्धि करने का काम करते हैं, वो हार्मोन रिलीज करता है। इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है। तो इन तमाम बातों को आपको यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में आपको कुछ और जानकारी देते तो आपको बता दें कि जो कोशिका है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। साथ में कोशिका शरीर की सबसे छोटी यूनिट है। शरीर की सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है किसे? कोशिका को ही। कोशिका का खोज कौन किया? कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक किया था 1665 में। वो भी डेट कोशिका पे। कैसे कोशिका पे? डेट सेल पर किया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि ऑपरेशन परिवर्तन क्या था? आपको बता दें कि हमारे भारत में बहुत सारे ऑपरेशन
या फिर योजना, जो भी है बहुत सारे ये सब चलते हैं। उसमें से एक ये है कि ऑपरेशन परिवर्तन क्या था। तो आपको बता दें कि जो ऑपरेशन परिवर्तन है ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। और ऑपरेशन परिवर्तन के तहत गांजा के जो खेती है, गांजा के खेती पर रोक लगाया गया। किस खेती पर? गांजा के खेती पर फुल स्टॉप लगाया गया। और कहां से चलाया गया था? आंध्र प्रदेश से चलाया गया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑपरेशन परिवर्तन है ये आंध्र प्रदेश से चलाया गया था और इसके तहत गांजा की खेती पर क्या लगाया गया? रोक लगाया गया। ठीक है। उसके बाद 25 जनवरी, कुछ यहाँ पे देखिए योजना लेकर आए हैं जहां से एग्जामिनर सवाल बनाता है। सबसे पहला 22 जनवरी 2015 को क्या हुआ था? तब 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरू हुआ पानीपत हरियाणा से। कहां से? पानीपत हरियाणा से ये शुरू हुआ। पहले आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम इसे इरेज करेंगे। देखिएगा 22 जनवरी 2015 को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है नारा दिया जाता है, मतलब योजना शुरू किया जाता है। तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू होता है पानीपत हरियाणा से। कहाँ? पानीपत हरियाणा से इसे शुरू किया जाता है। उसके बाद 25 सितंबर 2017 को क्या हुआ? तब 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना शुरू किया गया। कौन सा योजना? सौभाग्य योजना शुरू किया गया। और इस योजना के तहत क्या दिया गया? तो सौभाग्य योजना के तहत सहज बिजली हर घर योजना, सहज बिजली हर घर योजना, मतलब हर घर में बिजली को पहुंचाने का कार्य किया गया सौभाग्य योजना के तहत। ऑपरेशन आहट क्या था? तो ऑपरेशन आहट जो है ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के द्वारा चलाया गया एक ऐसा योजना था जिसके तहत तस्करी पर रोक लगाया गया। जिसके तहत क्या लगाया गया? तस्करी पर रोक लगाया गया। पर्वतमाला योजना क्या था? तो पर्वतमाला योजना के तहत जो है रोपवे को बढ़ावा दिया गया। रोपवे यानी कहीं ना कहीं जो है रोपवे यानी कहीं ना कहीं ये जो पर्वतमाला योजना है ये पर्यटन को बढ़ावा मिला, इसके तहत पर्यटन को बढ़ावा मिला। तो ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में नजर में रखना पड़ेगा, दिलो दिमाग में सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर लगातार सवाल को बनाता है। ठीक है, तो इन तमाम सवालों को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो आपको बता दें जी कि जो मौलिक अधिकार है यह अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार का भाग 3 में जिक्र मिलता है। मौलिक अधिकार को किस भाग में जिक्र मिलता है? तो भाग 3 में जिक्र एक सेकंड इसे हम इरेज कर, ये देखिए मौलिक अधिकार जो है कहां से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार का जो जिक्र है वो भाग 3 में देखने को मिलता है। मौलिक अधिकार जो है वो 12 से 35 आर्टिकल में मिलता है। 12 से 35 आर्टिकल तक मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 में है। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। साथ में सुप्रीम, अगर मौलिक अधिकार का आपका उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 के तहत आप कहां जा सकते हैं? तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया है, भाग 3 में इसका जिक्र किया गया है। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगर मौलिक अधिकार का आपका उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो भारत के नागरिकों को ही वो प्राप्त हैं।
15, 16, 19, 29 और 30। ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं 5 जो कहीं ना कहीं सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिला है, जो कि 12 से जो 35 तक के उल्लेख है वो बाकी सबों को मिला है, लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 जो आर्टिकल है ये सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिला है। आपको एक और जानकारी के लिए बता दें, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा कि डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से लिया गया है, उस देश का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि डीपीएसपी कहां से लिया गया है। आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है अनुच्छेद 124 में देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वो अनुच्छेद 124 आर्टिकल के तहत हुआ है, और हाई कोर्ट का जो गठन है वो आर्टिकल 214 के अनुच्छेद हुआ है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 124 में सुप्रीम कोर्ट और 214 में हाई कोर्ट। ठीक है, तो इस तमाम जानकारी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आपसे कि बगलीहार परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आपको बता दें कि जो बगलीहार परियोजना है ये चेनाब नदी पर है। किस नदी पर है, तो ये चेनाब नदी पर है। कौन सा नदी पर है, चेनाब नदी पर। साथ में बगलीहार परियोजना तो है ही चेनाब नदी पर, बगलीहार कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो बगलीहार परियोजना चेनाब नदी पर तो है ही, लेकिन साथ में दुलहस्ती परियोजना, साथ में सलाल परियोजना, ये भी परियोजना जो है ये चेनाब नदी पर ही स्थित है। साथ में दुलहस्ती परियोजना को रनवे ऑफ द रिवर परियोजना के भी नाम से जानते हैं। तो बगलीहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और सलाल विद्युत परियोजना, ये तीनों परियोजना चेनाब नदी पर है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो चेनाब नदी ही है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर के आसपास है सिंधु की कुल लंबाई। ठीक है, उसके बाद और हम सवालों की जिक्र करें तो यहाँ पे और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है। सबसे पहले कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पर है। किस नदी पर है, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। उरी बांध भी कहाँ है, तो उरी बांध भी झेलम नदी पर ही है, झेलम। ठीक है, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी, उरी बांध झेलम नदी। बाकी चमोरा बांध और थेन बांध जो है ये राबी नदी पर स्थित है। तो इस बात को भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि तुलबुल और उरी बांध झेलम नदी और चमेरा और थेन बांध राबी नदी पर स्थित है। तो आज को हम प्रश्नों को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।